वैसे एक मैच केस भी होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, कौन सा? मैच। हम्म। तो जैसे आपके इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे क्या होता है? मैच होता है। तो एक बार कल इसके बारे में पढ़ के आओगे आप लोग कि मैच क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। फिर आज से शुरू करते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहले उस पर एक्सपेक्ट करेंगे और किस तरह से इसको यूज करना है फ्यूचर में, वो यूज करेंगे। ठीक है। देखो, एक सिंपल सी बात ये है। मेरे पास पहले से ही कोड लिखा हुआ है एक। मेरे पास एक मॉड्यूल है स्केच पाई के अंदर। मैंने क्या किया, एक लाइब्रेरी या फिर जो भी क्लास को उसको इंपोर्ट किया। उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या किया, कोड को चला लिया। अब ये छोटी सी लाइन, केवल एक लाइन तो मैंने ये लिखी, और एक लाइन मैंने ये लिखी, और एक लाइन मैंने ये लिखी। ठीक है। एक मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है, स्केच पाई। इसको पिप इंस्टॉल स्केच पाई चलाओगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो यू विल सी, 3 लाइनों ने मुझे कोड रन करके दे दिया, ये वाला। ओके। पूरा पूरा। केवल इन 3 लाइनों ने। बट क्या ये कोड इतना ही है? नहीं ना। कहीं ना कहीं पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कोड का। अब हम इसको बड़ा इजीली कर पाए। ठीक है। हमने सिंपल उसको क्लास को इंपोर्ट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट पे मेथड चला दिया। ठीक है। चला दिया कि नहीं चला दिया? और ये रन हो गया। अब इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है? चलो, कहाँ से तो पता है कि हमने इंपोर्ट कर रखा है, ग्लोबल स्कोप में हमने रखा हुआ है उसको, वहां से हमने फाइल को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया। तो अब हमें एक चीज समझनी है। समझना क्या है कि ये कोड किस तरह से लिखा हुआ है। तो वही मोस्टली जो कोड आपके लिखे जाएंगे, मोस्टली नहीं ऑलमोस्ट सारे, मैं बोलूँ आपको जितने मॉड्यूल आप करते हो इंपोर्ट वगैरह, तो वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोड को खाली लिख लेना इज नॉट अ बिग डील। आपने लिख दिया, ऊपर से लेके नीचे तक सारी लाइनें आपने लिख दी, कोड आपका रन भी कर रहा है। बट वो कोड इतना रीयूजेबल नहीं है अगर उसको हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। जब एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनते हैं, चाहे आपके डिप्लॉयमेंट के बने, चाहे आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, चाहे कोई आप छोटा एप्लीकेशन बना रहे हो, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो होते हैं एक मॉड्यूलर वे में लिखे जाने चाहिए। तो यहाँ से जो हम शुरू करेंगे अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे, कहाँ, यहाँ पे, तो ये चीजें हमें समझनी है। ठीक है। तो कोई बताएगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? कभी पढ़ा हो?
हाँ जी सर। क्या देख रहे हैं लैपटॉप में? पढ़िए। Object oriented programming, concept object oriented programming, each programming paradigm that allow abstraction thought the concept of interactive increase. This programming works contradictory contradic- contradictory to conventional model and is procedure uh, procedurally which programming are organized as a sequence of commands or statement to perform. We can think an object as an entity that resides in memory has a state and it's able to perform some action. More profoundly, object are entities that represent instance of a general uh, abstract concept called class in Python. Attributes are the variable defined in object state in the possible action are called methods. In Python, everything features object also classes in console. Each class represents meaningful view of the object that are instances of this class without going into too much detail or giving other access to the inner working of the object. How it works internally, the class contains instance variable also known as data member as well as some method or some purpose also known as member. Function object of the class can execute this method to achieve something valuable. तो कुछ समझ में आया? क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस में उसको करते हैं। हम्म। और अगर मान लो जिसको भी एक्सेस करना होगा तो ऑब्जेक्ट से हम्म। कहानी थोड़ी विचित्र सी लिखी है, ये हम भी समझ रहे हैं। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो थोड़ा बहुत सो छोटे छोटा मेन मेन चीज पकड़ते हैं। वी थिंक एज एन ऑब्जेक्ट एज एन एंटिटी दैट रिसाइड्स इन मेमोरी हैज ए स्टेट एंड इट्स एबल टू परफॉर्म सम एक्शंस। अब हमारे जितने भी वेरिएबल आपने नोटिस किया एक चीज, सारे के सारे वेरिएबल कहाँ पड़े हुए हैं? ग्लोबल स्कोप में पड़े हुए हैं। नहीं, खाली फंक्शन को अगर छोड़ दें हम, फंक्शन के अंदर जो हम मेंशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? लोकल। बाकी के कहाँ पे हैं? ग्लोबल के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सेम वेरिएबल यूज करता हूं यहाँ पर, देखना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर कह दिया मैंने कि जो नेम की वैल्यू है वो क्या है? सचिन है। थोड़ी देर मैंने फिर वेरिएबल ये दोबारा से लिया यूज करने के लिए और मैंने यहाँ पे राहुल ले लिया। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? नेम की वैल्यू क्या हो गई है? राहुल हो गई है, मतलब सचिन से क्या हो गई है? ओवरराइड हो गई। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे वेरिएबल कहाँ पड़े हैं? ग्लोबल में ही चल रहे हैं। जिसकी वजह से मुझे इतने सारे वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। अगर एक प्रोग्राम है, मेरी रीयूजेबिलिटी जो है उसकी वेरिएबल की या प्रोग्राम की, वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई एक काम करते हैं, एक ऐसा कोड लिखते हैं जो रीयूजेबल हो सकता। ठीक है। और हम उसको क्या करें, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखें, हम एक उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और वो ऑब्जेक्ट सारे काम कर डालें। ठीक है। मोर फॉर्मली, ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटी दैट रिप्रेजेंट्स क्या? इंस्टेंस ऑफ ए जनरल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कॉल्ड क्लास। इन पाइथन एट्रीब्यूट्स आर द वेरिएबल्स डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट स्टेट एंड द पॉसिबल एक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स। कि भाई कौन क्या काम करेगा, उसको फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मेथड्स। अब चीजें कुछ बदलने वाली है यहाँ पर, नया कंसेप्ट नहीं आ रहा है। हम जो वेरिएबल्स कहते थे उनको अब यहाँ पे क्या कहने वाले हैं हम? एट्रीब्यूट्स। और जो वहां पे फंक्शन जिसको हम कह रहे थे, जिसको हमने डेफ से बनाया था, उनको अब क्या कहने वाले हैं यहाँ पे हम? मेथड्स। एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। जैसे मैंने बोला, कुछ नया नहीं पढ़ाना मैं आपको यहाँ पे। अब कोड को रियल वर्ल्ड में कैसे लिखा जाएगा वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। मेन फंक्शन पढ़ा था हमने। यस मेन फंक्शन का काम क्या था? इन्हें कॉल करते हैं हम्म। शाम में मछली को कि अगर हम अपनी
मॉड्यूल को कहीं पे लेना चाहें या मेथड्स को हम लेके जाना चाहें, तो जो एग्जीक्यूशन हमने उस पेज पे किया है वो उसी एग्जीक्यूशन उस पेज पे होना चाहिए। एग्जीक्यूशन दोबारा उस दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहिए। कि अगर मैंने उस क्लास से ही वो कहाँ रन होना चाहिए, उसी फाइल से चीजें रन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि गोल पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई अगर गोल समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला जो गोल है उसको करने का पहला क्या है, रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का क्या मतलब है? हम्म, क्या होता है रोबस्टनेस? अखंड। इंग्लिश का वर्ड है गाइस रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का सिंपल इतना होता है कि जो एक आदमी ऐसा होता है जिसको क्या बोलते हैं, रोबस्ट मतलब इसका हिंदी का वर्ड क्या होगा? अडिक, अडिक सुना है अडिक? अडिक क्या होता है? अरे हम पूरा ढीठ कह देते हैं जिसको, ढीठ है भाई ये, ठीक है ना? अडिक, ढीठ। ढीठ तो खैर सही नहीं है इसके लिए रोबस्ट, बट मेरे समझ में यही आ रहा है अभी फिलहाल। ठीक है। रोबस्टनेस का मतलब क्या है? कैसी? रोबस्टनेस का मतलब सिंपल देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे कहा, आपको यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, ठीक है? और वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया इंट, और यहाँ पे लिखा आपने इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट वैल्यू। मजबूत। है ना? रोबस्टनेस, मजबूत, अडिग, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई 56, आपने एंटर किया, आपका काम हो गया, प्रोग्राम आपका चल रहा है। बट अगर यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया जाए तो ये कोड फट गया, मतलब बंद, बिल्कुल बंद हो गई, ठीक है, क्रैश कर गया आपका प्रोग्राम। तो ये रोबस्ट नहीं है, मतलब अनएक्सपेक्टेड डेटा को ये हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। जब तक डेटा इसके हिसाब से मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। बट अगर डेटा इसके हिसाब से नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है। यही प्रॉब्लम हमें रिजोल्व करनी है कि अब जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो अनएक्सपेक्टेड डेटा पे भी अच्छे से काम करने चाहिए। अनएक्सपेक्टेड डेटा पे अच्छे काम करना चाहिए, ठीक है? अब इसको आपको कैसे हैंडल करना है? कोई बताएगा मुझे कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए? सिंपल है कि भाई इसमें एक्सेप्शन किया जाए। अगर एक्सेप्शन आ सकता है, हालांकि मैं इसको और वे में भी कर सकता हूँ, ये फ्यूचर में बताऊंगा कि मैं यहाँ पे, हालांकि फर्स्ट थिंग तो गाइस ये, कभी भी इनपुट यहाँ पे लिए नहीं जाते पाइथन के अंदर इस तरह से। इनपुट कहाँ से आते हैं आपके? यूजर से आते हैं। और यूजर इनपुट कभी भी इस तरह से नहीं देता है प्रॉम्प्ट के अंदर। यूजर कहाँ देता है इनपुट? आपको जो फ्रंट एंड बनाता है ना? कहाँ पे आते हैं? फ्रंट एंड पे आते हैं ना यूजर, तो उनको जीयूआई के अंदर फ्रंट एंड पे हम उनको केवल क्या करते हैं, बैक एंड पे पकड़ते हैं। तो वेरिएबल के अंदर वो क्या आएंगे, इनपुट्स आएंगे। हम उनको बैकएंड पे लेके जाएंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे, अगर हमें डीबीएमएस में देखना भेजना होगा उसको हम भेजेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है वो। सो अब यहाँ पे आती है पहला कि रोबस्टनेस। आवर प्रोग्राम शुड रन प्रॉपरली इवन विद अनएक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है? वी नीड टू राइट in a such a way that it handles complex programs and it can handle with unexpected data. Every developer develop application in such a way that an application give correct output in all scenarios. Our application will be robust, that is it should capable enough for handling unexpected data that is not predefined. हमें भी नहीं पता था कि ये डेटा भी आ सकता है, बट ये नहीं होना चाहिए कि हमने सारे डेटा हैंडल कर लिए बट एक तरह का छोड़ दिया और उसी में वो क्या कर गया, क्रैश कर गया, ठीक है? So, for example, if program is expecting a string instead of it will receive a negative integer, then the program should be able to recover and handle this type of gracefully. आपके सिस्टम में इतनी पावर होनी चाहिए प्रोग्राम में कि वो कुछ भी मिल जाए उसे, वो क्रैश नहीं करेगा, ठीक है? आप उसको चाहे एक्सेप्शन हैंडलिंग करिए, आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनाइए, कुछ भी करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोड लिखोगे भद्दा एकदम गलत और उसमें ऊप्स लगा दोगे कि हाँ भी बिंगो कर दिया मैंने, नहीं। सिंटेक्स तो सही होना ही होना चाहिए, वहां उसमें तो गलती है ही नहीं यहाँ तक। यहाँ से आगे इतना है कि अगर प्रोग्रामिंग को किसी और कोड को अपना ले जाना है कहीं और पे, तो अच्छे से जाना चाहिए। जैसे मैंने भी ये कोड चला के दिखाया था आपको कि भाई हमने सिंपल 3 लाइनें लिखी और 3 में सारा कोड रन हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये कोड एक ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के थ्रू लिखा हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता। ठीक है?
जिसने भी इसको बनाया है अच्छे से हैंडल करके सारे मेथड्स को अच्छे से बनाया है। इवन अगर मैंने अभी ये जो पिक्चर आई थी, मैं इसको अगर बदल दूं, खाली एक फंक्शन में बदलूंगा यहीं पे बैठे बैठे, मुझे जरूरत भी नहीं है उसने क्या इंप्लीमेंट किया और क्या नहीं किया। आप देखोगे ये दूसरा मेथड इस पे रन हो जाएगा। ठीक है। तो लिख लो ना, आर आर डीजे और हम्म। वहाँ पे लिखा है आर डीजे, हम्म। वहाँ पे एपीजे लिखा है, तो इसको जस्ट ये लिख लो। मेथड का नाम है, ये फंक्शन का नाम है। जिसके आगे पेरेंथेसिस लगा है या तो वो क्लास होगी या फिर क्या होगा, फंक्शन होगा। ये फंक्शन ही है जिनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेथड। अब ये ग्लोबल स्पेस में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, लोकल स्कोप में, क्लास के अंदर रहेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा क्या कि भाई आपकी जितनी भी चीजें हैं ग्लोबल में पड़ी हुई हैं, आप सेम मेथड नेम भी यूज कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है। टेक्निकल। सेम मेथड नेम भी यूज कर पाएंगे दूसरी क्लास के अंदर। उसी नाम का दूसरा मेथड चलेगा और अपने हिसाब से बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। वहां पर ओवरराइड की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है इस यहाँ पर, अडेप्टेबिलिटी। अब आपसे कोड लिखवाएगा इसमें, अपने एक ही अपने ही कंपनी का बताता हूँ। एक डेवलपर था, फ्रेशर था बिल्कुल, उसने कोड लिख दिया पूरा पूरा। ठीक है, लगभग उसने 250 लाइनें लिखी उस कोड के अंदर, एंड इट वाज वर्किंग फाइन, बिल्कुल बढ़िया कर रखा था। अब वो कोड किसी और डेवलपर को दिया गया, उसने ऐसे कर दिया हाथ, ऐसे कर दिया भाई उसने हाथ, कि नया बना दूंगा, मुझ पे ठीक नहीं होगा ये। ठीक है। उससे बस इतना बोला था कि इसमें माइनर चेंज है, ये चेंज कर दो, उसने कह दिया ना। अब उसके कोड में ऐसी क्या बुराई थी कि उसने हाथ खड़े कर दिए, कि बंदा लिखे लिखा है कोड को सही करने को तैयार नहीं है, नया बनाने को तैयार है। तो प्रॉब्लम ये थी कि उसने इतने ही फेल्स लगा रखे थे, उसमें इतने ही फेल्स लगा रखे थे, इतने ही फेल्स लगा रखे थे, कि खुद बंदा देखे कि मैं कहाँ तक इसको देखूंगा। उस कह रहा है कि एक काम करता हूँ, और वो प्रोग्राम सोल्व हो सकता था केवल 8 से 10 लाइनों में। 10 लाइनों का कोड कितनी लाइनों में लिखा था, 250 लाइन। उसने क्या किया कि हर एक प्रोडक्ट का नाम, मैं बताता हूँ आपको सिनेरियो क्या था। हर एक प्रोडक्ट के नाम को क्या कर दिया, 100 प्रोडक्ट थे, 100 को इफ प्रोडक्ट ये तो प्राइस ये, इफ प्रोडक्ट ये तो प्राइस ये, इफ प्रोडक्ट ये तो प्राइस ये। 100 प्रोडक्ट तो 100 तो इफ तो ये हो गए। क्या ये प्रॉब्लम छोटी नहीं हो सकती थी? अगर उसमें एक डिक्शनरी बना दी जाती, प्रोडक्ट के नाम के सामने उसका प्राइस बनाया जाता, तो क्या 3 लाइनों का कोड नहीं था ये? इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर को गलत चुन लेना भी कभी कभी क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। जितना डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज आपको होगी, उतना आपके लिए बेटर हो। 150 लाइनों का कोड कितने में आ सकता था, 3 लाइनों में या 4 लाइनों में, हद से चलो 20 में मान लो। हम्म। तो इसलिए वो बोला कि भाई 20 लाइन का कोड है, मैं 20 में बना के नया दे दूंगा, ये इफ एल्स मैं कहाँ तक संभालूंगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर डेटा और बड़ा हो गया, मैं कह दूं उसमें 4000 आइटम है, क्या 4000 इफ एल्स लगेंगे? नहीं ना। तो डेटा स्ट्रक्चर बनाए क्यों है, इसीलिए तो बनाए हैं। हम्म। तो नेक्स्ट है क्या आपका, रीयूजेबिलिटी। ये कंसेप्ट मैंने इसीलिए बताया, रीयूजेबिलिटी। कोड ऐसा होना चाहिए, कोई डेवलपर आए उसको देखे, अच्छा इस फंक्शन में प्रॉब्लम है। आप सोच के देखिए, आपने कोड बनाया, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसमें लगभग 50 बटन है यहाँ पर, सारे बटन वर्किंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब बढ़िया चल रहा है। सेव वाला सेव कर पा रहा है, क्रिएट वाला क्रिएट कर पा रहा है, डिलीट वाला डिलीट कर पा रहा है, ड्रॉप वाला ड्रॉप कर पा रहा है। केवल इसी में प्रॉब्लम है, ये बटन क्लिक होकर नहीं चलता सही से। ठीक है। तो क्या इसका मतलब, अगर ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में नहीं लिखा जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, ये सारे एक लाइन में लिखे होंगे, और एक कोड दूसरे कोड को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको मॉड्यूलर वे में लिखेंगे, ऊप्स में लिखेंगे, सो दैट ये फंक्शन इस फंक्शन को ना इम्पैक्ट करें। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसी को ठीक किया जाएगा, इसमें चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। ऐसा ना हो कि इसको बिगाड़ा और ये बिगड़ गया। अगर एक ही लाइन में लिखेंगे तो प्रॉब्लम है नहीं, गाइस आप सोच के देखिए। आप यहाँ पे प्रिंट हेलो लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने प्रिंट दिस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा आपने प्रिंट हैश। ओके, इसको यहाँ से हटा दो। प्रॉब्लम क्या है, जस्ट बिकॉज लाइन इसमें प्रॉब्लम है बस, है कि नहीं है? कोड सारा का सारा ही फट गया। हम्म।
अब ये तो बिना प्रोग्रामिंग के समझ में आया, या तो ये अपने फंक्शन बनाए जाते हमारे। एक सॉल्यूशन क्या था इसका? एक सॉल्यूशन बताइए क्या था इसका? अगर आप तो ओप्स हम ही नहीं जानते अभी, बट इसके अलावा भी एक सॉल्यूशन था इसका, क्या सॉल्यूशन था? ट्राई तो गई। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है कि कोड का अनएक्सपेक्टेड एरर आना। ऐसा नहीं कि आप सिंटेक्स में घुसेड़ दोगे उसको, ट्राई को। सिंटेक्स तो ठीक करना पड़ेगा ही पड़ेगा गाइस, सिंटेक्स। ट्राई का मतलब ये नहीं है कि कोड गलत लिख दिया और ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया है, नहीं। अनएक्सपेक्टेड डेटा, कोड तो चलना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक काम हो सकता था क्या, यहाँ पे आप डैप बना सकते थे कि एक फंक्शन तभी चलना चाहिए जब वो कॉल किया जाए, दूसरा कोड उस कोड को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें तो एरर आएगा, बेबी, क्या एरर आएगा? सिंटेक्स एरर, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है। अब मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि एक लाइन दूसरी लाइन को इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गई ये बात? लाइक दिस, अगर यहाँ पे मैंने हेलो कर भी दिया, और एक काम करते हैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट नेम। नेम है वेरिएबल ऊपर, है। एक लाइन रन हो गई। बट ये वाली लाइन क्या कर रही है, प्रॉब्लम, अगर ऊपर हाई लिख दिया जाता तो क्या होता? एरर आता, और जिसकी वजह से ये कोड रन नहीं होता। ये लाइन डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है किसको? इस लाइन को। कोड लिखने में कोई कमी नहीं है गाइस, ध्यान रखना, कोड बिल्कुल ठीक है, प्रिंट हाई ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हाई को हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो अगर हाई को डिफाइन कर देंगे तो ये भी चल जाएगा। हम्म। अगर हम कह दें यहाँ पे हाई इक्वल्स टू 2 या 4, ये भी चल जाएगा। तो ये लाइन इंपैक्ट कर रही है किस लाइन को? इस लाइन को। वही चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, अवॉइड करनी है। सो software should be usable, that in some code should be usable as a component of a different application. Developing quality software application can be expensive, and it should be if the software is designed in a way that makes it easily reusable in future applications, it will helpful in productivity and also can reduce cost of new application। जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई थी कि बंदा कह रहा है कि नया बना दूंगा, ठीक है, चलो, अब तो मान लिया छोटा कोड था, बना देगा। बट अगर पूरा का पूरा कोड जिसको बनाने में 6 महीने लगे हों और उसको दोबारा से बनाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सारे डेवलपर उसी प्रोजेक्ट पे दोबारा काम कर रहे होंगे। हम्म। तो क्यों ना उसको पहले ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बनाया जाए, जो क्या हो, रीयूजेबिलिटी को हमें अलाउ करे। तो क्या समझ में आ गया? तीन रीजन, रोबस्टनेस, दूसरा अडेप्टिबिलिटी, और तीसरा रीयूजेबिलिटी। ठीक है। तो ये जो कोड हम लिखेंगे, लॉजिक आपके सेम रहेंगे गाइस, सारे के सारे। फॉर लूप आपके जैसे चलते हैं, इफ एल्स आपके जैसे चलते हैं, फाइल हैंडलिंग जैसे आपकी चलती है, सारी की सारी चीजें सेम टू सेम यहाँ पे रहने वाली हैं, कुछ नया नहीं बदलेगा। तो पहले अब जो कोड लिखेंगे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्लास। तो व्हाट इज ए क्लास? ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। It defines the properties, attributes, and behavior methods. Attributes कुछ नहीं गाइस, सिंपल वेरिएबल जो आप कह रहे थे उनको मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, एट्रीब्यूट। और जो बिहेवियर मतलब कौन ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, मेथड। सिंपल, ये मेथड क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन ही है, और कुछ नहीं है। वो क्या है, एक फंक्शन ही है जो हम क्लास के अंदर बनाने वाले हैं। ठीक है। That all object created from it will have to define a class in a Python, use the class keyword followed by the class name। तो हम एक पहले अपनी क्लास बनाते हैं और किस तरह से ये बिहेव करती है उसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे। ठीक है। क्लास सबसे इसका फोरमोस्ट फर्स्ट स्टेप है। कोई भी कोड लिखने से पहले क्या बनाया जाएगा, क्लास बना जाएगा। और उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के सारी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है। और क्लास के जितने भी एट्रीब्यूशन मेथड्स होंगे वो क्या होंगे, अपनी क्लास के अंदर हिडन होंगे। दूसरी क्लास की इंपैक्ट वो दूसरे मेथड्स को इंपैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो क्लास हमने कोई भी क्लास हो सकती है, कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया कुछ भी क्लास रख सकते हो। ठीक है।
क्लास डेवलपर रख सकते हो, जो नाम रखो, एक वेरिएबल है, ठीक है। मान ले जाए ये हमने, इसका नाम मैंने रेक्सी रख दिया guys, ठीक है। इसको मैंने कर दिया पास, ठीक है। अब जो हमने एक क्लास पढ़ी थी कौन सी, अगर आप किसी का डेटा टाइप चेक करते हो, किसका, str या दिस प्रिंट, तो ये क्या बताता है आपको, क्लास स्ट्रिंग। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, कौन, दिस, किस क्लास को बिलोंग करता है, स्ट्रिंग क्लास को, ठीक है। अब आपको कहीं सच बताऊं मैं, अभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली में कि प्रोग्रामिंग काम कैसे कर रही थी बिहाइंड द सीन, ठीक है। अब तक आप बस क्या कर रहे थे कि उसको यूज कैसे करते हैं वही आप कर रहे थे, बट एग्जैक्टली में यहीं से समझ में आता है कि एक प्रोग्रामिंग बिहेव कैसे कर रही है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि क्या हम भी अपनी एक प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। हम्म। अदरवाइज यहाँ तक बस यही होता है कि प्रोग्रामिंग को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया कि ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, चाहे आप तो ऐसे कर लीजिए, ए इक्वल्स टू दिस, और दिस में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर ए। तो ये क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। अब वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको कहते हैं हम यहाँ पर गाइस इंस्टेंस, क्या कहते हैं, इंस्टेंस। या तो ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, इंस्टेंस। अभी आपने देखा होगा कि जब हम एक मेथड यूज करते थे क्या, याद है, एज इंस्टेंस, हम यहाँ पे लिखते थे दिस और उसके बाद चेक करते थे क्या ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहता था, ट्रू, ठीक है। अब हम अपनी कस्टम क्लास, ये आपकी बिल्ट इन क्लास है कौन सी, स्ट्रिंग। अब हम अपनी खुद की कस्टम क्लास बना रहे हैं और कस्टम क्लास के अंदर हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया माई अंडरस्कोर वैर, और उसकी वैल्यू को मैंने क्या रख दिया है, 10। अब क्या माई वेर यहाँ पे प्रिंट हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्लास का क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होगा, या तो इसको इसका इंस्टेंस एक्सेस कर सकता है, या फिर ये खुद क्लास एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इंस्टेंस का क्या मतलब होता है गाइस, एक ऐसा मेंबर हम इसका बना रहे हैं, एक ऐसा फैमिली मेंबर इसका बनाना चाहते हैं जो इस फैमिली की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लाइक उसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट, या फिर क्या कहते हैं, इंस्टेंस। दो नाम हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंस। और क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने को क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएशन, क्या बोलते हैं, हाँ खंड, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएशन। हम्म, इंस्टेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने को हम क्या बोलते हैं गाइस, इंस्टेंशिएशन। और उसको बोलते हैं क्लास को इंस्टेंशिएट करना। अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास को इंस्टेंशिएट करने वाले हैं नीचे, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, आप लिखोगे यहां पर क्लास का नाम, जो भी आपकी क्लास है, ठीक है। और कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रेक्स, हम्म, और यहां पे लगाओगे आप ब्रैकेट, ठीक है। इस ये क्लास है, ना कि फंक्शन, मत समझ बैठना इसको, क्या है ये, क्लास है। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं माई ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं इसका, जिसका नाम रख देते हैं माई ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट आप इससे बना सकते हो, ठीक है, रेक्स, ठीक है। अब guys, ये जो है, ये इंस्टेंस है किस क्लास के, रेक्स के। नहीं तो आप इस पे इंस्टेंस चला के देख लो, यू विल सी बिल्ट इन मेथड है, और मैं यहाँ पे कहूंगा क्या माई ऑब्जेक्ट वन इंस्टेंस है, इसका, किस क्लास का, तो क्या कह रहा है ये, ट्रू। जैसा आपने किस में देखा था,
स्ट्रिंग वाले केस में। तो अगर इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब, आपने कभी एक बात नोटिस की, जब वन को मैं 1+1 जोड़ता हूं तो ये ऐसे आता है, और जब मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर जोड़ता हूं तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। भाई प्लस तो वही है और वन भी वही है, इसका मतलब ये किसकी क्लास का प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रिंग क्लास की। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर इसके बिहेवियर को जिस तरह से मेंशन किया गया होगा वो उसका बिहेवियर यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस, प्लस ऑपरेटर, इनको ओवरलोड किया जा सकता है कि किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर आप देखो, आप एलियन चेक करो किसका, तो ये इसकी लेंथ बता देता है। अगर आप स्ट्रिंग के इंटीजर की लेंथ कराओ या लिस्ट की कराओ तो इसकी लेंथ बता देता है। बट अगर आप इसको कहो कि भाई एलियन 1 2 3 की लेंथ बताइए, तो एरर थ्रो क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के पास अपना एलियन फंक्शन नहीं है, क्योंकि उस क्लास के अंदर इसको नहीं बनाया गया है। किसके अंदर? जो भी क्लास यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, जिसका ये ऑब्जेक्ट है, इंटीजर के अंदर एलियन फंक्शन को नहीं बनाया गया है। तो फ्यूचर में अगर मैं कहूं कि आप लेंथ बता दीजिए किसकी, 1 2 3 की, तो अगर आपकी खुद की कस्टम क्लास बना के इसकी भी लेंथ आप बता सकते हो, तो हम खुद का अपना क्या बना सकते हैं, एलियन फंक्शन बना सकते हैं, और वो उसी तरह बिहेव करेगा जैसे इसे ये बिहेव ये कर रहा है। समझ में आ गई बात? अगर किसी वेरिएबल में आपने वैल्यू साइन कर दी तो मैं इंटीजर की भी लेंथ पता कर सकता हूं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे कहाँ करना पड़ेगा, अपनी क्लास के अंदर। ठीक है। चूंकि आई होप यहाँ तक आपको क्लियर आ गई बात समझ में, कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने मेथड्स वगैरह को यूज करेंगे। अब ये जो क्लास है हमारी, इसको यहीं पे लिख लेता हूँ। ओके। अब क्या ये दोनों गाइस सेम ऑब्जेक्ट हैं? आप देखोगे कि भाई वैल्यू तो दोनों में सेम ही असाइन हुई है। क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं? आइडिया अलग। नहीं है। ठीक है। बेशक ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ये अपनी अलग प्रॉपर्टी रखेंगे, अपनी वैल्यूज को अलग वेरिएबल रखेंगे, लाइक दिस। अगर हम आईडी चेक करें किसकी, माई ऑब्जेक्ट वन की, तो ये आ रही है। अगर हम आईडी चेक करें माई ऑब्जेक्ट, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब रही बात इस वेरिएबल की, ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, ये क्लास का वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? क्लास का वेरिएबल। तो भाई दो वेरिएबल यहाँ पे चलेंगे, एक चलेगा आपका क्लास वेरिएबल और एक चलेगा आपका इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। हालांकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल ही बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एट्रीब्यूट्स। ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है गाइस, सिंपल। आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लिखिए और डॉट लगाइए यहाँ पर, टैब प्रेस करिए, तो ये क्या कह रहा है, इंस्टेंस माई वेर, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। माई वेर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या कह रहा है, 10 आ रहा है। अगर माई ऑब्जेक्ट 2 लिखूं तो मैं ये भी एक्सेस कर पा रहा है इसको। ठीक है। इवन अगर खुद क्लास लिख दूं, रेक्स डॉट टैब, तो ये क्या कह रहा है, ये भी यूज कर पा रहे हैं। तीनों ही इस वेरिएबल को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। इवन दो ये वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी है, क्लास की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, हाँ। क्लास की। बट क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस क्लास को ही बिलोंग करते हैं, तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी और क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आपने कोई क्लास बनाई और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट इस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और कब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हमने उसको प्रॉपर्टी को जानबूझ के एक्सेस ना कराया हो। तो अगर वहां पे मैंने माई वेर दे दिया किसी क्लास के अंदर, तो वो उसी क्लास तक क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। मैं सेम वेरिएबल नेम वहां पर भी यूज कर सकता हूं, तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं होगी। तो वो जो झमेला फंस रहा था कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या कर रहा था, ओवरराइड कर दे रहा था, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आ गई बात गाइस? अब यहाँ पे आते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई हम माई वेर के वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं माई ऑब्जेक्ट वन डॉट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दूं, क्या था वेरिएबल का नाम, माई वेर।
मैंने लिख दिया माई वेर इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या है ऊपर वैल्यू, यहाँ पर 10, इसको कर दिया मैंने 20, कर दिया। और उसे एक काम और करते हैं, नया वेरिएबल हो देते हैं। सब वेरिएबल डायरेक्ट असाइन नहीं होंगे, जैसे हम वहां पर करते थे, कहाँ पर, हाँ सर। ग्लोबल स्कोप में करते थे ना, पहले डायरेक्ट हम नाम लिखते थे। अब जितने वेरिएबल जाएंगे किसके थ्रू जाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, थ्रू। अब मैंने कहा कि माई वेर की वैल्यू, अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली में, आपने यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट वन लिखा, और डॉट यहाँ पे क्या किया, माई वेर, और माई वेर को क्या कर दिया, यस। 20। क्या एग्जैक्टली में इस वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया है? हम्म। नहीं सर, वो तो रहेगा। किस क्या हुआ होगा, देखो, हमने ये प्रॉपर्टी है माई वेर, जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा था हमें, 10। चाहे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे क्लास के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 10 ही मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माई ऑब्जेक्ट वन डॉट माई वेर इक्वल्स टू 20। तो आपके कोडिंग क्या हुआ होगा यहाँ पे, दिया है। वो हम्म। ऐड तो नहीं हुआ सर। बट अभी तो दूसरी क्लास में बनाई। आपके कोडिंग क्या हुआ था, अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई ये रेक्स भी तो उसको ही एक्सेस कर रहा है ना, अगर हम रेक्स डॉट माई वेर लिखें तो क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से, हम्म। तो इसका क्या हुआ होगा फिर, सर आपने वो माइंड वर्ड लिखा ना, तो पहले उसको एक्सचेंज हो ना आप, हम्म। या आपने हर जगह में भी लिख दिया। चलो भाई इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, हम इसको दो तीन वेरिएबल और देते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल माई वेर ही ये ले सकता है, हम किसी ऑब्जेक्ट का और भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि माई ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम इक्वल्स टू, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, दिस इज, या फर्स्ट ऑब्जेक्ट नाम रख दिया, या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसका नाम रख देता हूँ, कोई सचिन नाम का कोई कैंडिडेट है ये, ठीक है। और माई ऑब्जेक्ट वन डॉट, जो उसकी सिटी है, उसका क्या मैंने क्या रख दिया, नोएडा रख दिया। और एक वैल्यू और दे दी इसको, माई ऑब्जेक्ट वन डॉट, और लैंग्वेज उसकी रख दी है मैंने क्या, पाइथन। मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा, जैसे अब तक आप वेरिएबल असाइन करते आए हो, मैं वेरिएबल ही असाइन कर रहा हूँ गाइस। ओनली डिफरेंस इज कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ, तो इनको किसके थ्रू कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ होगा, अब देखो, अगर हम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सब में कॉमन है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको रेक्स वेर को प्रिंट करके देखूं, आप देखोगे क्या है, अभी भी उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता है, वो केवल क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई फिर हुआ क्या यहाँ पर, इसका क्या मतलब हुआ फिर, सेम नाम की मतलब दो सेम नाम क्लास रहेंगे, एक क्लास में दो सेम नेम रहेंगे, तो कौन से पहले एक्सेस करेंगे? एक क्लास में, एक क्लास में दो वैल्यू रहेंगे, सामने लिखा सी एक क्लास में दो वैल्यू का क्या मतलब है, समझा नहीं मैं आपको, मतलब वेरिएबल का नाम एट्रीब्यूट है। आधा। दो नेम नेम दिया, दो नाम वेरिएबल वहाँ पे, नेम नेम के दो वेरिएबल पर टेबल वेरिएबल। यहाँ पर हाँ। ये तो फिर तो ओवरराइड हो गई गाइस, तो कौन सा नाम चेंज किया? सचिन नहीं रहेगा और कुछ कर दिया, तो फिर चेंज हो जाएगा। तो कौन सा वाला आएगा नाम एक बार में? गाइस देखो, कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, कंसेप्ट तो वही रहेगा कि जो बाद में आपने दिया है वो वैल्यू। देखो, स्कोप होता है, स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, इनक्लोज स्कोप, और बिल्ट इन स्कोप। अगर पाइथन के बिल्ट इन में चेंज किया जाएगा तो वो क्या करेगा, बिल्ट इन में चेंज होगा। अगर लोकल में चेंज किया जाएगा तो लोकल में चेंज होगा। अगर ग्लोबल में चेंज किया जाएगा तो ग्लोबल में चेंज होगा। जहां वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, वो उसी वेरिएबल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, वो जिस स्कोप के अंदर है, ठीक है। अब क्योंकि आपने दोनों के दोनों एक ही स्कोप में है, अगर यहाँ पे आपने दोबारा से नेम लिख दिया तो क्या हुआ, ये दोनों वेरिएबल एक ही स्कोप के अंदर है। जैसे ही अपना 20 भी और 10 भी एक ही क्लास में है ना। हाँ, एक ही क्लास में है और एक ही ऑब्जेक्ट में है, तो अगर आप दोबारा से नेम लिख दोगे तो वो एक ही स्कोप के अंदर है, तो नहीं उसको क्या कर है, देगा,
हम्म। आपने माई वेयर 10 लिखा पहले वहां पे, हम्म। फिर दोबारा आपने माई वेयर 20 लिखा है। ये तो मतलब ये वेरिएबल वही है समझा रहा हूँ, सुनो ऑब्जेक्ट। सर, सुन लीजिए, ठीक है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप क्वेश्चन पहले पूछ रहे हो, देखो, यहाँ पे आप माई ऑब्जेक्ट लिखिए 1, ठीक है, यहाँ पे डॉट डिक्ट मेथड चलाइए इसके ऊपर। गैस सी, हमने डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़े थे? डेटा स्ट्रक्चर इसलिए पढ़े थे क्योंकि इंटरनली ये स्कोप को हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे, वही डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ये इंटरनली क्या यूज करेगा, डिक्शनरी यूज करेगा। देखो, आप देखो, ये डिक्शनरी को मेंटेन करता हुआ चल रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट का स्टेट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने साफ साफ लिख रखा है, मेरे पास एक माई वेर है जिसकी वैल्यू क्या है, 20 है। मेरे पास एक नेम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, सचिन है। और मेरे पास एक सिटी है जिसकी वैल्यू नोएडा है, और लैंग्वेज मेरे पे क्या है, पाइथन। अब वहीं पे आप दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेक करो, डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, तो वो क्या कह रहा है, उसके पास पूरी डिक्शनरी खाली पड़ी है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा था, क्लास की। माई वेर ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्लास की। तो इसलिए इसकी डिक्शनरी क्या है, यहाँ पर खाली पड़ी है। तो अगर मैं कहूँ कि माई ऑब्जेक्ट टू डॉट माई वेर, तो आप देखोगे क्या कर रहा है ये, 10 प्रिंट कर रहा है। बट वहीं पर हम कहें माई ऑब्जेक्ट डॉट 1 डॉट माई वेर, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 20। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के पास अपना इंस्टेंस वेरिएबल है। तो पहले वो कहाँ ढूंढेगा, ये सिंपल सी बात सोच के देखिए, मेरी चीज है, मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कहे जब पानी की बोतल ढूंढो, तो पानी की बोतल कहाँ ढूंढूंगा, अपनी क्लास में ढूंढूंगा पहले। नहीं मिलेगी तब देखूंगा यार कहीं और तो नहीं है। तो इसका मतलब पहले कहाँ ढूंढूंगा, अपने इंस्टेंस में। और उसके बाद क्लास में नहीं, अपने इंस्टेंस पे। दोनों का नाम ही माईवेर है, इसका नाम भी माईवेर है, और इसका नाम भी क्या है, माईवेर है। तो वो क्लास वेरिएबल है, और ये कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो पहले कहाँ ढूंढेगा, इंस्टेंस में। तो अगर आपने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, माई ऑब्जेक्ट 1 डॉट, क्या था उसका, माईवेर, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे 600 लिख दिया, 6000 लिख दिया, तो क्या होगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू को चेक करोगे, डॉट अंडरस्कोर माई वेर, सॉरी, क्या लिखेंगे, डिक्शनरी, तो यू विल सी उसने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया। आपकी वैल्यू चेंज है क्लास की वैल्यू। क्लास की वैल्यू अगर एक्सेस करोगे तो वो क्लास ही चेंज करेगी उसको, ना कि ये। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम माई ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करें, माई ऑब्जेक्ट 1, सॉरी 2 है ना, डॉट माई वेर, तो वो क्या एक्सेस कर रहा है, 10। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, रेक्स डॉट माई अंडरस्कोर वेर इक्वल्स टू 100। तो अगर आप देखोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इसको मैं क्या करूंगा, वापस माई ऑब्जेक्ट को 2 डॉट माई वेर करूंगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इंस्टेंस क्या कर रहा है, इंस्टेंस कह रहा है कि मैं पहले अपना वेरिएबल देखूंगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको एक्सेस करूंगा। अगर आप चेंज करोगे तो मैं पहले अपने वेरिएबल को ही चेंज करूंगा, उसके बाद क्लास वेरिएबल के पास जाऊंगा। तो गाइस कितना फायदा हुआ आपको, सेम वेरिएबल नेम दो अलग अलग स्कोप में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें, अभी भी इसकी डिक्शनरी क्या मिलेगी आपको, ब्लैंक मिलेगी, किसकी, ओके। टू की। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें माई ऑब्जेक्ट 2 डॉट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने उसकी सिटी क्या है, दिल्ली, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक नया डिक्शनरी बनाएगा, नया क्या मतलब उसी में अपडेट करेगा, डिक्ट, बाकी की प्रॉपर्टी किसकी एक्सेस कर रहा है वो, क्लास वेरिएबल की, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल होंगे जो आपने क्लास के नीचे मेंशन किए होंगे, वो सारे के सारे क्या है, क्लास वेरिएबल है। हियर, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 40। तो इवन यहाँ पे भी ट्राई करके दे सकते हैं, रेक्स, इवन जो ये खुद की क्लास है ये भी क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। तो ये हम बाद में देखें, मॉडल तो मेन में आएगा, तो ये देखोगे आप, ये दोनों एट्रीब्यूट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये किसके एट्रीब्यूट हैं, क्लास के। वो उनके एट्रीब्यूट भी नहीं बता रहा है आपको कि भाई उनके मेथड के पास क्या है, मतलब इंस्टेंस के पास क्या है, उनका अपना फंडा है, वो अपना अलग मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये अपना अलग मेंटेन कर रहे हैं। क्या समझ में आ गई बात, क्या कन्फ्यूजन पूछे ना, अब क्या कन्फ्यूजन है।
आपने नेम लिखा यहाँ पर, यही तो कहना चाह रहे थे आप। चलो आप ही की समस्या से रिजोल्व करते हैं पहले। ये और यही तो बोल रहे थे, आप बताओ अब क्या बोल रहे हो। हाँ ये बोलो। यही बोल रहे थे ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप समझ नहीं पाए मेरे सॉल्यूशन से। अब बताइए क्या है। इसमें एक्सेस कौन सा करेगा? गैस पाइथन क्या करता है? पाइथन क्या करता है? पाइथन करता है कि अगर नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया विशाल, और यहाँ पे लिख दिया नेम इक्वल्स टू, तो नेम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? तो वही वहां पे करेगा वो। नहीं मुझे बोल रहा था, तो ऑब्जेक्ट में था ना अपना एक ऑब्जेक्ट में तो था, एक क्लास में ऑब्जेक्ट था। सुनो, वो ऑब्जेक्ट भी वही है, उसका नेम भी वही है, और वो सी वही स्कोप में है। इसका मतलब क्या है, तीनों चीजें एक ही जगह पर है। तो कहाँ चेंज होगा? यही होगा ना। हेलो। अच्छा जी। अच्छी अच्छी हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा इस। हम्म। तुम लैपटॉप में क्या झांकते रहते हो दोनों? हम्म। कोई क्वेश्चन है? सर समझ में आ गया? क्या समझ में नहीं आया पूछो। गैस डाउट है तो यही क्लियर करिए, क्योंकि आगे नहीं हो पाएंगे फिर ये क्लियर। ठीक है। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है शुरू शुरू में। ठीक है, बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। हाँ खंड समझ में आ गया सब। चलो तो समझाओ उसे, क्या पूछना है पूछो चलो। स्टार्ट से। चलिए थोड़ा सा और आपका देखो एक चीज, यहाँ पे क्लास बनाई है आपने, फिर मुझे सेल्फ यूज करना पड़ेगा। नहीं गाइस, और कंफ्यूज नहीं कर सकता मैं आपको भी। कल करेंगे फिर। यहाँ तक का पूछिए। तो क्लास बनाया आपने आपने क्लास। हाँ, इस क्लास को बनाया हमने, सबसे पहले क्लास बनाया। देखो गाइस, आप डेफ क्यों बनाते हो? क्योंकि आप कोड को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो। हम क्लास क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हर इस किसी को डेफ में ना तोड़ के हम कह रहे हैं कि अगर एक पोर्शन पूरा पूरा हैंडल कर सकता है तो उस क्लास के अंदर क्या बना देते हैं, मेथड बना देते हैं। तो मेरा ठीक है। क्या कंफ्यूजन है, यहाँ आपने लिखा है माई वर्ड पे लिखा है आपने, ये आपने जो डिक्ट करके किया था ना वहाँ पे हम्म। डिक्शनरी करके, तो हम्म। वहाँ पे 20 आया था और वहाँ पे 10 आया था, इसका तो क्या था? ये आपने लिखा ना वो वो अपडेट नहीं हुआ होगा, ये रन नहीं किया होगा हमने, इसलिए नहीं आया होगा। ठीक है। ये लो, दोबारा रन करोगे तो 10 ही और 40 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10 और 40 ही आना चाहिए। बस ऊपर बस scroll, हम्म। नीचे नीचे। अरे वो छोड़ो, वो हो सकता है रन नहीं किया हो कोड। इसको रन कर लो ना यहाँ पे। आपके हिसाब से इसके बाद दो होने चाहिए, क्या 10 और 40? तो 10 और 40 ही होंगे। ठीक है। टेन है जब 20 है तुम्हारे सबसे क्या आएगा? बोला 10 हम्म। दिया था, 20 दिया था, हम्म। मेरे को 10 आएगा, 20 आएगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
ये गुटकी से पहला गई ना, चौकी से नीचे, ये ये दोनों। दोनों क्लियर हैं। हाँ। ये क्लास के वेरिएबल हैं और क्लास के पास इनका एक्सेस क्लियर है। है। ठीक है। ये भी एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहा है, ये रहा। ठीक है। इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी बनाई थी ना आपने, नेम वगैरह। हमने नहीं बनाई थी, उसने ही बनाई थी। हमने नहीं बनाया कुछ भी। सी, जब मोर देन वन वेरिएबल हैंडल करेगा तो वो किसी डेटा स्ट्रक्चर में तो होल्ड करेगा उसको। तो वो किस में करता है? डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। अब यहां से आगे कंफ्यूजन बताइए आपका क्या है। यहां से आगे कंफ्यूजन बताइए कि आप कह रहे हो माई ऑब्जेक्ट वन डॉट, और यहाँ पे हम क्या कर दें, माई अंडरस्कोर वेर, यही कह रहे हो। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 100। अब आप कह रहे हो क्या हुआ होगा। यस। देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? नेक्स्ट। रेक्स का ऑब्जेक्ट है। ये इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर चेंज नहीं कर सकता है तो क्योंकि कोड तो रन हुआ है, तो कुछ किया होगा इसने। इसने सिंपल क्या किया है, अपने आप को एक वेरिएबल असाइन कर लिया है जिसका नाम क्या है, माई वैर। तो उससे पहले देखना अभी, अगर हम इसको रन करें, माई ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी चेक करेंगे कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा डॉट डिक्ट। तो ये क्या कह रहे हैं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट मैं एक्सेस कर सकता हूँ किसको, इसको। ठीक है। माई ऑब्जेक्ट वन डॉट माई वैर। बट अगर मैं कहूं कि भाई नहीं, एक्सेस तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मैंने कर दिया इसको असाइन कोई वैल्यू 100, तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है इस ऑब्जेक्ट को, एक इंस्टेंस है ये, इसको एक वेरिएबल असाइन किया गया है जिसकी वैल्यू क्या है, 100। तो अब की बार अगर हम इसकी डिक्शनरी प्रिंट करके देखेंगे तो ये बताएगा आपको मैंने एक ऑब्जेक्ट अपना वेरिएबल क्रिएट। अब क्लियर है। ये तो पूछ रहा है। उसी तरह से माई ऑब्जेक्ट के पास वो केवल क्लास का एक्सेस रख रहा है। ठीक है। वो जिस स्कोप के अंदर है, अगर यहाँ पे आप इसकी डिक्शनरी प्रिंट करोगे तो वो भी क्या है, ब्लैंक। ठीक है, कन समझ में आ गया। तो कल को 15 मिनट आओगे और सीधा समझाओगे आके, क्लास बना के क्या कौन क्या कर रहा है, साढ़े जैसे चार जैसे आ मैंने। गए। हम्म। 4:30 आ गए हो मेरे को जरा। क्या कह रहे हो? 4:30 आता है, बताएगा मेरे को बुला रहा हूँ। 4:30 बजे। ठीक है। है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं है। खामी का बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी। भाई कोड तो सिंपल क्या हो रहा है, देखो या तो ये जो वेरिएबल है अब ये ग्लोबल नहीं है, मतलब क्लास के अंदर है, या तो वो क्लास के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए आप क्या करते हो। जब ए इक्वल्स टू आप लिखते हो क्या, पाइथन, आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो किस क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का। और स्ट्रिंग क्लास का इसीलिए आप जब आप एज इंस्टेंस लिखते हो यहाँ पर और यहाँ पे लिखते हो कि ये किस क्लास का है, और यहाँ पे आप लिखते हो str, तो इसका मतलब ये str क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जब ए डॉट लिखते हो आप, और यहाँ पे जो टैब लगाने से मेथड आते हैं, तो ये क्या आ रहे हैं, ये इस क्लास की प्रॉपर्टी है, ये इस क्लास के अंदर मेथड है, फंक्शन है। वहीं हम कल को हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर अपने मेथड भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डैब दिस फंक्शन। ठीक है। और फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया पास। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, ए डॉट, सॉरी क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का हमारे, माई वेर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें माई वेर, आप देखोगे दिस फंक्शन क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। तो ये इस तरह से ही काम कर रहा है आपका, जैसे मैंने भी लिखा है। अगर यहाँ पे मैं 50-60 मेथड बना दूंगा, सारे के सारे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये एट्रीब्यूट है जिस वजह से आपको क्या दिखा रहा है, ये माई वेर और दिस। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एक फंक्शन। क्लियर है। तो इसी तरह से जब आप इसको ए, आपने एक यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद ओ डैट टैप करने से क्या हो रहा है, आपको वो सारे मेथड यहाँ पे दिख रहे मुझे बनाना है, वहाँ को ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो हर बार में एक ऑब्जेक्ट को बनाना हैं। यस, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। गाइस ऑब्जेक्ट आप एक ही बार वैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। कल को मैं कंस्ट्रक्टर बताऊंगा, ये भी तरीका तो ठीक नहीं है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या हुआ जब हम वैल्यू को ऐसे असाइन कर रहे हैं, कैसे, है।
ये तरीका तो हम वहां पे यूज कर रहे थे। तो कुछ बदला है यहाँ पर? कुछ भी नहीं बदला अभी तो। बट हाँ, कल बदलेगा। ठीक है। हम इतने सारे वेरिएबल एक साथ असाइन नहीं करेंगे। हम इतने कोड को मान लिया जाए मुझे 100 वेरिएबल असाइन करने पड़े इसके अंदर, क्या 100 वैल्यू ऐसे दूंगा? नहीं। मैं केवल एक कोड लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्टर, और वो उसके अंदर वैल्यू को क्या कर देंगे हम, क्रिएट कर देंगे। ठीक है।